हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज़ मनप्रीत कौर। और फ्रेंड्स, ये नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हिस्ट्री का यूट्यूब का चैनल है। और आज हम फ्रेंड्स जो टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्विक एंड शॉर्ट वे में ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो जान लेते हैं कि कौन सा टॉपिक है जो हम आज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये पुराना टॉपिक ही है जो हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो भारत के जो ब्रिटिश शासन में जो भारत की जो शिक्षा थी वो किस प्रकार, उसका विकास क्रम किस प्रकार का था, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसी से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो अपलोड की हुई हैं और आज इसका जो बाकी का पोर्शन है वो कवर अप कर लेंगे। तो होपफुली आपको लेसन्स अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, मेरे चैनल को फॉलो कर लेना। और जो आप फ्रेंड्स अगर फॉलो करोगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है, जो भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन अच्छे वे में होती रहेगी। तो अगर आप डिटेल वाइज जो प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप वहां पर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, जो इसका बाकी का पोर्शन है वो कवर कर लेते हैं। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स एक और आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है सूफी मत। तो उसको भी आज जानेंगे। तो पहले ये जो थोड़ा सा बाकी का पोर्शन है वो कवर अप करके फिर सूफी मत के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी के पोर्शन को। तो जैसे कि हमने आज जानना है राधा कृष्ण आयोग को। तो जो 1947 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें जो जो शिक्षा को रिलेटेड जो चेंजेस किए गए थे, रिपोर्ट आई थी, सिफारिशें की गई थी, जो आयोग गठित किए गए थे, उसके बारे में हमने जान लिया था। अब ये था कि इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला जो था वो राधा कृष्ण आयोग आया था आज़ादी के बाद। जो सरकार का आयोग था ये 48 से 49 तक का था। तो आज़ादी के बाद सरकार ने नवंबर 1948 में सर्वपल्ली जो राधा कृष्णन थे उनकी अध्यक्षता में ये आयोग का गठन किया गया था। ये विश्वविद्यालय शिक्षा पर आयोग था और इसने उस पर ही अपनी रिपोर्ट को देना था, इसलिए इसको विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता था। क्या सुझाव इसने दिए थे कि ये विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष तक का अध्ययन किया जाए और प्रत्येक जो अकेडमी सत्र हो उसमें 180 दिन की ही पढ़ाई को अनिवार्य बनाया जाए। उच्च शिक्षा समवर्ती सूची का भी विषय हो। फिर बाद में आ जाता है कि प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए स्नातक की उपाधि जरूरी नहीं है। जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उसकी परीक्षा के लिए स्नातक की उपाधि जरूरी नहीं। फिर ये जो आयोग था इसकी सिफारिश के आधार पर 1953 में यूजीसी को गठित किया गया था, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको कहते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका गठन किया गया तथा संसद के अधिनियम के द्वारा 1956 में स्वस्थ भी इसको बनाया गया। तो इसके अंडर जो कुछ मुख्यालय आ जाते हैं, पहला तो नई दिल्ली में था और उसके बाद 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी आ जाते हैं जो इसके अंडर कार्य करते थे, जिसमें कि पुणे है, गुवाहाटी है, भोपाल है, बेंगलोर, कोलकाता और हैदराबाद। तो ये थे। तो यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में था और 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी ये हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मुदालियर, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन पर था। ये 1952 में आया था और ये इसका जो गठन था वो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के द्वारा किया गया था 1952 में। और ये इसने जो शिक्षा को समवर्ती सूची के विषय का सुझाव दिया और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी गठन किया गया। बहुउद्देशीय स्कूलों का भी स्थापना की जाए। ये इसका क्या कहना था कि सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करना और दूसरा कि ज्यादातर बहुउद्देशीय जो मल्टीपर्पज स्कूल जो है उसकी स्थापना करना। फिर 4 दिसंबर 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्थान का गठन भी किया गया। कोठारी आयोग जो था वो 1964 में आया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोठारी आयोग। तो ये दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में ये कोठारी आयोग को नियुक्त किया गया था। ये जो था इसने 1966 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कि समान विद्यालय जो कॉमन स्कूल प्रणाली और शिक्षा नीति की सिफारिशें जो थी वो इसमें की गई थी। फिर नई शिक्षा नीति आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो वो आई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जिसको कहते हैं। ये 1986 में इसने कोठारी आयोग की सिफारिश पर ही इसको लागू किया गया था, उसके अकॉर्डिंग ही थी। उद्देश्य क्या था कि सबको शिक्षा दी जाए। फिर नवोदय विश्वविद्यालय की नई जो शिक्षा नीति
में प्रावधान था कि नई शिक्षा को ब्लैक बोर्ड नीति, जब ग्रामीण शिक्षा नीति भी कहते हैं ब्लैक बोर्ड नीति। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य आ जाते हैं, जैसे कि बड़ौदा रियासत ने जो 1906 में निःशुल्क और फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन इसको लागू किया। फिर 1919 का जो एक्ट आता है उसमें शिक्षा राज्य सूची का विषय वो बनाया जाए। दूसरा, माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में सदस्यता भी प्रदान की गई। फिर माँ काली पाठशाला की जो स्थापना थी वो कलकत्ता में माताजी तपस्वी ने की, और 1898 में राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने अपराध घोषित किया। उसके बाद नॉर्मन स्कूल की भी स्थापना की गई हार्डिंग के द्वारा अध्यापक प्रशिक्षण के हेतु कलकत्ता में नॉर्मन स्कूल की स्थापना। फिर आ जाता है कि एडम्स की तृतीय रिपोर्ट जो आती है उसमें देशी शिक्षा की जांच संबंधी प्रथम और गैर सरकारी रिपोर्ट, इसका संबंध बंगाल से था। फिर बनारस विश्वविद्यालय और श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठकरेसी भारतीय महाविश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, नाथीबाई दामोदर ठकरेसी के द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1916 में। फिर उग्रवादियों की जो राष्ट्रीय शिक्षा थी ये उग्रवादियों की परियोजना थी, ये बताया गया था। फिर दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने जो प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए 50 लाख का अनुदान भी दिया। तो ये कुछ अन्य तथ्य भी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज नोट डाउन जरूर कर लेना साथ ही साथ। तो फ्रेंड्स ये हमने पूरा एक टॉपिक जो है वो हमने जान लिया है जो शिक्षा पर था, जिसमें हमने ये पिछली वीडियो में मैंने वार्धा योजना के बारे में भी बताया था, सार्जेंट योजना जो 1944 में आई थी। उसके बाद ये बुनियादी वार्धा ये गांधी जी के द्वारा थी, बुनियादी शिक्षा बेसिक शिक्षा जिसको कहते हैं। उसके बाद हमने जो हार्टोक समिति आई थी जो 1929 की थी। सभी को एक बार जो हम रिकॉल कर रहे हैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो फिर ये आ जाती है सैडलर जो 1917 में आया था ME सैडलर की अध्यक्षता में। उसके बाद उसके पहले जो आया था वो था ये शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव जो 1913 में लिया गया था। फिर उसके पहले जो आया था वो था रैली कमीशन 1902 में। तो ये फ्रेंड्स हमने शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारे जो टॉपिक थे जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो शिक्षा का किस प्रकार विकास हुआ ये हमने जाना है। तो आज हम जो आगे न्यू टॉपिक आपको करवाऊंगी वो कौन सा है, वो है सूफी मत। तो होपफुली ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने चीजें जानी है शिक्षा से रिलेटेड। तो नेक्स्ट टॉपिक को जानते हैं जो न्यू है, जिसमें हम सूफी मत के बारे में जानेंगे। तो शिक्षा को हमने कवर अप कर लिया है। अगर बाकी का पोर्शन देखना हो तो पिछली वीडियो में जाकर जरूर देख लेना, नहीं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप पूरा जो शिक्षा का है टॉपिक कवर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सूफी मत के बारे में। तो सूफी मत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। मिडीवल हिस्ट्री का ये टॉपिक है, तो ये मिडीवल का पोर्शन है, तो यहाँ से बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद अनेक सूफी संत जो थे ये भारत आकर बस गए थे। इसमें जो मयूद्दीन चिश्ती थे, ख्वाजा मयूद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया, तो वहां पर उनकी दरगाह है, तो वहां पर ही वो रहने लगे थे। उनका कौन सा स्थान है? अजमेर में। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जितने भी ये सिलसिलों के जो ये ख्वाजा मयूद्दीन चिश्ती है, फिर नगौरी होंगे, तो ये जितने भी संत होंगे वो कहाँ से रिलेट करते, कहाँ पर उनका स्थान है, वो मैचेट में पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। सूफी एवं भक्ति विचारधारा ने भारतीय समाज में प्रचलित जो कर्मकांड थे, अंधविश्वास थे, जातिवाद था, सांप्रदायिक विन्यास आदि को दूर करने का भी सार्थक प्रयास किया था ये। उसके बाद इन्होंने स्थानीय भाषा में अपनी विचारधारा का प्रचार किया, फिर राजनीति से दूर भी रहे और समाज के नैतिक उत्थान में भी इन्होंने योगदान दिया था। ये स्थानीय जो आम भाषा होती है उसमें इन्होंने अपने विचार दिए थे। ये ज्यादातर क्या थे कि ये राजनीति से दूर रहे थे, किसी भी जैसे जो वहाँ के जो शासकों, कुछ संत ऐसे थे जो कि उनके बुलाने पर भी वहां पर नहीं गए थे, उनकी जो चीजें थी उनको स्वीकार भी नहीं किया था। तो समाज के नैतिक उत्थान में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर सूफी मुसलमानों के धर्म प्रचारक थे और इन्होंने प्रेम पर विश्वास व एक ईश्वर के प्रति समर्पण के सिद्धांत का प्रचार किया था। भारतीय दर्शन में रहस्यवाद जो था ये सूफीवाद से प्रभावित था, और सूफियों ने ही जबान हिंदवी को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक सामान्य में
योगदान भी दिया था। इस्लाम में विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों और आंदोलनों को सूफी मत पर तसव्वुफ के नाम से भी जाना जाता है। सूफीवाद की जो शुरुआत थी एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में इस्लाम धर्म में हुई थी, कि एक सुधारक के रूप में हुई थी जो सूफीवाद था। उसकी शुरुआत सर्वप्रथम ईरान से हुई थी, जहां पर एक ईश्वरवादी विचारधारा थी। तो ईरान से ये सूफीवाद स्टार्ट हुआ था, जहां पर सिर्फ एक ईश्वर पर जोर दिया जाता था, कि उस ईश्वर के प्रति ही पूर्ण समर्पण के रूप में था। उसके बाद आ जाता है कि जो ये इस्लाम ही है, इसका आधार क्या था? इस्लाम। सूफीवाद का आधार ही इस्लाम था। इसमें जो कर्मकांड के स्थान और आध्यात्मिक पहलू पर अधिक जोर दिया जाता था। जो इस्लाम के जो कर्मकांड होते हैं उन पर, और जो आध्यात्मिक जो पहलू आ जाते हैं, वे इस्लाम की मूल्य आत्मा में विश्वास करते थे, ना कि बाहरी रूप पर। कि जो आत्मा है, आत्मा में विश्वास रखते थे, लेकिन जो बाहरी दिखावा है उस पर बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं देते थे। तो सूफी शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है? अरबी भाषा का शब्द सफा से बना है। अर्थ क्या है इसका? पवित्रता। सूफी मतलब पवित्र लोग जो होते हैं, ये आध्यात्मिक लोग पवित्रता व सादगी का जीवन जीते हैं, इसलिए सूफी कहलाते हैं। तो जो सूफी लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, तो ये ईश्वर में विश्वास रखते हैं, इसलिए इनको क्या है? शुद्ध माना जाता है, पवित्र, क्योंकि ये सादगी वाला जीवन जीते हैं और सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, और आत्मा की अमरता पर विश्वास रखते हैं, ना कि बाहरी दिखावे में। फिर कुछ लोग सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा और उनसे मानते हैं। फिर जो प्रथम ज्ञात सूफी संत हसन बसरी थे। कौन थे? पहले सूफी जिसके बारे में जानकारी है वो सूफी संत थे हसन बसरी। फिर पहली रहस्यवादी कौन थी? रबिया, जो 8वीं सदी में। मंसूर बिन अलहस, जो ये 10वीं सदी। प्रारंभिक सूफी संत थे ये मंसूर बिन अलहस और रबिया। मंसूर को जो फांसी थी वो दे दी गई थी, क्योंकि मंसूर ने अपने आप को अनहल, कि मैं ईश्वर हूं, ये घोषित कर दिया था, जो वेदांत के अहम ब्रह्मरिज्म में प्रेरित था। मंसूर समुद्री मार्ग से भारत आए थे। तो ये ध्यान में रखिएगा, रबिया और मंसूर बिन अलहस ये प्रारंभिक जो सूफी संत आते हैं, और मंसूर को फांसी दे दी गई थी, क्योंकि इसने अपने आप को क्या था? इन्होंने अपने आप को ईश्वर घोषित किया था। तो ये समुद्री मार्ग से भारत में आए थे। मंसूर बिन अलहास जो सूफी संत की 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाली 10 मुकामी रेखता की रचना की। ये ध्यान में रखिएगा, मंसूर की कौन सी रचना है? 10 मुकामी रेखता में। फिर अल गजाली की रचना कौन सी थी? ये भी ध्यान में रखिएगा। अल गजाली की रचना कौन है? तहफात उल फलसफा। इसमें सूफीवाद को इस्लाम के अंतर्गत सामान्य स्थान प्राप्त है, और अल गजाली की उपाधि हुजुत उल इस्लाम थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कई बार मैचिट में क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत में सूफीवाद का जो प्रवेश था वो अरबों की सिंध विजय के बाद में हुआ था, और 12वीं शताब्दी तक सूफी संप्रदाय का 12 सिलसिलों में विभाजन हो गया था। सूफी लोग पीर तथा मुरीद तालिब के शिष्य के संबंध को आध्यात्मिक महत्व देते थे। गुरु को मुर्शिद शेख भी कहा जाता था। सूफी संत के उत्तराधिकारियों को क्या कहते थे? वली। ये हम सबसे पहले जो सूफी मत जो है वो स्टार्टिंग सूफी कौन लोग होते हैं उसके बारे में जान रहे हैं। तो आगे उनकी जो संप्रदाय है उसके बारे में बाद में जानेंगे। पहले हम सूफी के बारे में जानेंगे कि सूफी लोग कौन होते हैं और उनसे साथ जो रिलेटेड चीजें आती हैं उसके बारे में। तो सूफी लोग पीर तथा मुरीद भी होते हैं, जो शिष्य के संबंध को आध्यात्मिक महत्व देते हैं। मुर्शिद शेख भी उनको कहा जाता है, जो गुरु को। फिर ये उनके उत्तराधिकारी को क्या कहलाते हैं? वली। तो सूफी सिलसिले जो थे वो 2 वर्गों में विभाजित थे। एक बशरा, जो इस्लामी विधान जो शरा में मानते थे, जो शरा होती है उसको। बेशरा, बाशरा और बेशरा 2 होती हैं, बाशरा बेशरा। जो बाशरा थी ये शरा में विश्वास रखते थे, लेकिन जो बेशरा है ये शरा में विश्वास नहीं रखते थे, ये उसको नहीं मानते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पर आपने पढ़ा नहीं होगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा। इनकी कुछ जो शब्दावलियां आ जाती हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्या है? पहले आ जाता है मलफूजात। सूफी संतों के विचारों व कथनों के संकलन को सामूहिक रूप से मलफूजात कहा जाता है।
मकतूबात जो होता है ये सूफी संतों के पत्रों के संकलन, जो पत्र होते हैं उनके, जहां पर वो जो लिखते हैं, जैसे कि ग्रंथ होते हैं ना, ऐसे पत्रों को, उनके संकलन को मकतूबात कहा जाता है। खानका, जहां पर वह निवास करते हैं, रहते हैं, तो उनको कहते हैं खानका। फिर जमायत खाना भी सूफियों का निवास स्थान ही था, जो खानका से बड़ा होता है। तो जमायत खाना जो होता है ये खानका से बड़ा होता है। तर्क दुनिया क्या है कि अधिकांश सूफी संतों में राज सत्ता व संसारिक वस्तुओं के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं होता है, जो इसको छोड़ देते हैं, जो वह उसके विश्व प्रत्याग या सांसारिक सुखों का परित्याग भी भावना को सूफी विचारधारा में तर्क दुनिया कहते हैं। जो सांसारिक मोह माया से दूर होते हैं उनको तर्क दुनिया, तो वो आ जाते हैं इसमें। तो उसके बाद आ जाता है विलयत। विलयत क्या होता है कि राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र को सूफी शब्दावली में विलयत कहते हैं। जैसे कि एक जो भूमि राज्य के अधीन ना होकर जो सूफियों के अधीन होती है उनको दे दी जाती है, तो ये उनको कहते हैं विलयत। जो अधिक आध्यात्मिक जो क्षेत्र आ जाता है उनका, जो चिश्ती सूफियों से विकसित किया, इसे चिश्ती सूफियों ने विकसित किया था। फिर बैत, शिष्यता ग्रहण करते समय होने वाला अनुष्ठान, जिसमें कि जो शिष्य सिर मुंडन करवाते थे, जो शिष्य होते थे वो अपना सिर मुंडवा लेते हैं। कि जो शिष्य था, जो अपने गुरु के नीचे जो काम करते शिष्य होते थे, जो गुरु के शिष्य होते थे, तो जैसे कि अपनी शिक्षा शुरू करने से पहले, जैसे कुछ अनुष्ठान शुरू करने से पहले वो अपना सिर मुंडवा लेते थे। फिर चिल्ला, 40 दिन तक जो साधना करते थे वो चिल्ले मकूस, जो 48 दिन तक उल्टा लटकर जो जैसे कि तपस्या होती है वो। बरकत क्या होती है, एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता को कहते हैं। फुतू, ये बिना मांगे खैर या दान होता है। फिर मशायख, सूफी संत। वसल, सूफियों का संग। उसके बाद आता है हक, परमात्मा, खलक, सृष्टि। सूफीवाद की जो अंतिम अवस्था आ जाती है मोक्ष, बका जिसको कहते हैं। तो हिंदी में जैसे कि उसको हिंदू लोग जो है वो मोक्ष कहते हैं, और ये जो अंतिम अवस्था होती है उसको मोक्ष कहते हैं। लेकिन जो मुसलमानों में है सूफीवाद में वो आ जाता है बका। तो उसके बाद आ जाता है कुछ फनाए बका का तात्पर्य है संसारिक प्रवृत्तियों का अंत करना। तैफूरी संप्रदाय के जो संस्थापक थे अबू ज़ईद तैफूर ने सर्वप्रथम फना शब्द का प्रयोग किया था, फना होना। सूफी संत समा व रक्स, जो संगीत व नृत्य को ईश्वर प्राप्ति में फना होना ये मानते थे। इब्न उल अरबी जो थे, ये इनकी जो मृत्यु थी 1240 में हुई थी, और इन्होंने फुतुहात मक्किया, जो फुसुम अल हिल काम में वहदत उल वजूद, जो ईश्वर का एक तत्व या अस्तित्व, वो उसका सिद्धांत का जो प्रतिपादन वो किया था। उसके बाद आ जाता है शेख अलाउद्दीन सिम्मानी, ये इन्होंने इब्न उल अरबी के वहदत उल वजूद के सिद्धांत का खंडन किया और उसके स्थान पर वहदत उल शहूद पर प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार अल्लाह व सृष्टि के बीच में अंतर होता है, वह ना कि समायोजन। विचार, जो ये विचार शरीयत के विचार से मिलते थे, इसलिए प्रत्यक्षवादी दर्शन है ये। उसके बाद आ जाता है कि अबुल फजल ने आईन अकबरी में 14 सूफी संत जो सिलसिलों का उल्लेख किया है। फिर भारत में इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक कौन सी थी, फारसी भाषा में थी, कशफुल उल महजूब, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना गजनी के निकटे हुजबीरी के निवासी अबुल हसन अल हुजबीरी ने की। 11वीं सदी में इसकी शुरुआत लाहौर में हुई थी। इस पुस्तक में तसव्वुफ का अर्थ एवं उसका पालने वाले सूफियों के बारे में बताया गया है। फिर कशफुल उल महजूब में ये जानकारी मिलती है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया। तो ये कुछ जो चीजें हैं फ्रेंड्स, हमने जो सूफीवाद के बारे में जाना, तो सूफियों के बारे में हमने शब्दावली के बारे में भी जाना। तो आज के लिए तो इतना ही, जितना हमने सूफीवाद के बारे में जाना है। नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगी उसमें हम सूफी से रिलेटेड जो सिलसिले आ जाते हैं, उनकी संप्रदाय हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको लेसन अच्छे लगेंगे, तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए, लाइक भी कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए। डिटेल वाइज देखना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो।
बहुत ही अच्छे वे में आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। एक बार मेरे कहने पर जाकर ज़रूर देखिएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, आपका नेट चेहरा पे डेफिनेटली ही क्लियर होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।